संदीप भारद्वाज, इनका सवाल ऐसा है कि आप साइंस पर विश्वास रखते हो। साइंस को हमेशा सच समझता ही है, ऐसा नहीं है, कई बार साइंस गलत भी होता है। अगर साइंस पर इस ढंग का अंधविश्वास आप रखते हो तो फिर साइंस का विकास रुकेगा नहीं क्या? आपने जो सवाल पूछा उसमें कुछ आपके हाइपोथेसिस है कि मैं साइंस पर विश्वास रखता हूं। मैं साइंस पर विश्वास नहीं रखता हूं, केवल सच पर विश्वास रखता हूं। केवल सच को स्वीकारता हूं और झूठ को नकारता हूं। साइंस यानी साइंटिफिक मेथड के जरिए हम सच्चाई को ढूंढते हैं। अभी तक सच ढूंढने के जो भी प्रयास हमारे रहे हैं पूरे मानव जाति के इतिहास में, तो सबसे सटीक, सबसे एक्यूरेट सच को जानने का जो तरीका है वो साइंटिफिक मेथड है, ये हमको पता चला। खासकर 200 सालों में ये पता चला और इसीलिए गए 200 सालों में हमने इतनी प्रगति की है, इतनी स्पीडीली प्रगति की है कि शायद हमारे 10 लाख सालों में हमने इतनी प्रगति कभी की नहीं है। ये उसके पीछे का कारण। साइंस की कई सच्चाइयां हम बहुत पहले से जानते थे, 2500-3000 साल पहले से जानते थे, लेकिन वो सच है नहीं है, ये 100% विश्वास के साथ हम कह नहीं सकते थे। आज हमें साइंटिफिक मेथड नाम की जो जांचने की प्रक्रिया प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह बात 100% सच है या नहीं है। इस जांच के आधार पर जो सच हमें मिलता है उसको हम साइंस कहते हैं। अब इसने आपने दूसरा सवाल पूछा कि साइंस बदलते रहता है, कई बातें साइंस की झूठी होती है। यह आपका वाक्य ही झूठा है और इसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता हूं, क्योंकि हमारी आम भाषा में हमेशा हम बोलते रहते हैं कि तुम्हारा साइंस 100% कहां सच कहता है। आज एक बात कह रहा है, कल दूसरी बात कहता है, तुम्हारा साइंस बदलते रहता है। और यह केवल आम आदमी नहीं कहता है, कभी कभी साइंटिस्ट भी कहते हैं। और इसलिए यह हमारी धारणा है, आम आदमी की धारणा है कि साइंस बदलते रहता है। सबसे पहले दिमाग में से ये वाक्य निकाल डालिए कि साइंस बदलता है। साइंस कभी भी बदलता नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग में इस बात को ठान लीजिए। साइंस की एक भी बात एक बार सिद्ध होने के बाद में वो दोबारा असिद्ध नहीं होती है। दूसरी बात दिन में ठान कर रखिए। क्या होता है कि हम पेपर में पढ़ते हैं इसी साइंटिस्ट ने ये बात सिद्ध की और उस पर विश्वास रखते हैं। यही बात गलत है। कोई तो भी एक पेपर पढ़ता है, बहुत प्राथमिक अवस्था में होता है, और उसके निष्कर्ष को साइंस कर कर कोई पेपर प्रसिद्ध कर देता है। यह गलती हमारे पेपर्स की है, वो पेपर पढ़ने वाले की भी नहीं है। वो प्रोसेस है एक, वो प्रोसेस में वो उसने एक पेपर पढ़ दिया, हमने उसको साइंस मान लिया क्योंकि पेपर में छप के आया। इसलिए फिलॉसफी ऑफ साइंस नाम की एक बहुत सुंदर किताब बर्ट्रांड रसेल ने लिखी है। रसेल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के लिए बार बार रिकमेंड हो रहा था। इतने बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। उस जमाने में साइंस एंड फिलोसफी दोनों का अभ्यास साथ में करने का संयोग उपलब्ध था और उसका फायदा बर्ट्रांड रसेल ने उठाया था। बहुत बड़े तत्वज्ञ थे, फिलोसोफर थे और साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने किताब लिखी है फिलॉसफी ऑफ साइंस। उसमें उन्होंने कहा है कि साइंस यानी एग्जैक्टली क्या है। साइंस के अनुसंधान करने के क्षेत्र में साइंस की 3 स्टेजेस होती है, विज्ञान की 3 स्टेजेस होती है। जब भी कोई डाटा का निरीक्षण किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाता है, तो पहली स्टेज में वो हाइपोथेसिस होता है। इस हाइपोथेसिस को इंडक्टिवली जांचा जाता है, डिडक्टिवली जांचा जाता है। इंडक्टिवली और डिडक्टिवली जब जांचने के बाद में वही
हाइपोथेसिस प्रूव होता है तो उसका रूपांतरण थियरी में होता है। फिर एक बार इस साइंटिस्ट ने यह थियरी लोगों के सामने रखी कि पूरे दुनिया के साइंटिस्ट, पूरे दुनिया की सभी लैब्स उस थियरी के बारे में प्रयोग करते रहते हैं, और इंडक्टिव डिडक्टिव कई प्रयोग के बाद में भी वही थियरी प्रूव होती है, अदरवाइज एक भी चीज नहीं मिलती, उसके बाद में उसको प्रूव्ड थियरी कहते हैं। तो बर्ट्रांड रसेल कहते हैं कि ये जो प्रूव्ड थियरी है वो यानी साइंस है। हाइपोथेसिस के स्टेज में तो काफी साइंस बदलते रहता है, क्योंकि वो स्टेज ही हाइपोथेसिस की है। उसके बाद में थियरी की स्टेज आती। रसेल आग्रह रखते हैं कि जब थियरी रखी जाती है उसको भी आप साइंस मत मानिए। जब दुनिया भर के साइंटिस्ट कहेंगे कि ये प्रूव्ड थियरी है क्योंकि इसके खिलाफ तो कुछ मिल नहीं रहा है, किसी भी ढंग से प्रयोग किए, इंडक्टिवली किए, डिडक्टिवली किए, तो भी यही रिजल्ट मिल रहे हैं, इसलिए इसको प्रूव्ड थियरी मानना चाहिए, तो उसके बाद में आम आदमी ने इसको साइंस कर कर स्वीकारना चाहिए। और मित्रों, मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि दुनिया में आज तक जितने भी अनुसंधान साइंस के क्षेत्र में हुए, उसमें जितने भी प्रूव्ड थियरीज थे, उनमें एक में भी परिवर्तन आज तक नहीं हो पाया, नहीं होगा। प्रूव्ड थियरी का मतलब ही ऐसा है कि उसके बाद में ये जो है वो सच है, आपको और एक्यूरेट और एक्यूरेट और एक्यूरेट मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको पता चला कि पार्टिकल्स में एटम्स होते हैं, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रूव हो गया। तो पार्टिकल में आपको एटम्स मिलेंगे ही, प्रोटॉन्स मिलेंगे ही, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे ही, वो कभी डिस्प्रूव नहीं होंगे। हाँ, उसमें एडिशन हो सकते हैं, लेकिन जो प्रूव हुआ वो डिस्प्रूव नहीं होने वाला है। ये हमेशा आप याद रखो। इसलिए साइंस बदलता है। साइंस ने एक बार जो बात कही वो झूठ साबित होती है, ये वाक्य ही झूठा है। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी हमारी दिक्कत क्या होती है मेडिकल साइंस में? कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं जो बहुत फेमस है। पहले जब भी कोई बर्न की केस होती थी, आंख से कोई जलता था, तो हमें कहा जाता था, हमको स्कूल में सिखाया जाता था कि उसके ऊपर कंबल ओढ़ना चाहिए, कभी पानी नहीं डालना चाहिए। आजकल बच्चों को सिखाया जाता है कि जैसे ही कोई आदमी जलना शुरू करे तुरंत उसके ऊपर पानी डालो। बदल गया ना आपका साइंस? साइंस नहीं बदला, क्योंकि लैब में यह प्रयोग नहीं हो सकता है किसी जिंदा इंसान को जलाया जाए, फिर कंबन डाल के देखा जाए, फिर पानी डालकर देखा जाए, फिर बाकी चीज़ें डालकर देखा जाए कौन सी इफेक्टिव होती है, इसको जांचा जाए। यह तो संभव नहीं है, क्योंकि इंसान को गिनी पिग जैसा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राणी पर प्रयोग कर कर देख सकते हैं, इंसान पर प्रयोग कर कर नहीं देख सकते। और इसलिए इस क्षेत्र में हमको ट्रायल एंड एरर मेथड से जाना पड़ता है। लैब टेस्टिंग के जरिए हम जा नहीं सकते हैं। पानी डालने के बाद में परिणाम ऐसा होता था कि जैसे ही जले हुए आदमी पर हम पानी डालते हैं तो स्किन के कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए कहा गया कि कंबल ओढ़ना चाहिए। जब हमको आगे चलकर कई बर्न केसेस हम हैंडल करने लग गए, तब पता चला कि अगर आप कंबल ओढ़ो, ऑक्सीजन पूरी तरह से रोक दो, कुछ भी करो, लेकिन अंदर में अगर एक बार चमड़ी आपकी जलनी शुरू हो गई है तो इजीली रुकती नहीं है। तुरंत पानी डालेंगे तो पहले स्टेज में वो रुक जाएगी, चमड़ी का बहुत नुकसान होगा, लेकिन आगे का जलना रुकेगा। इसलिए ये नई चीज़ सामने आई कि भाई पानी डाल दो, केवल कंबल से काम होने वाला नहीं है। तो ये उस क्षेत्र में होता है जहाँ पर हम इंडक्टिवली डिडक्टिवली लैब्स में उसके टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, उस बात को जांच नहीं सकते। इसलिए मेडिकल साइंस में आपको ये बदलाव दिखते रहेंगे, और ये तब तक दिखते रहेंगे जब तक हमको ट्रायल एंड एरर मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। इंसान को हम गिनी पिग जैसा उपयोग में नहीं ला सकते, इसलिए तो रहने वाली है मर्यादा। ये साइंस की मर्यादा नहीं है, हमारी मर्यादा है, क्योंकि हम इंसान की ज़िंदगी को बहुत महत्व देते हैं।
इंसान पर इस ढंग के प्रयोग करने चाहिए, इसके लिए हम अलाउ नहीं करते हैं। यही इंसानियत हम मानते हैं, और इसलिए आपको ये दिखेगा यहाँ पर। विज्ञान के क्षेत्र में जो भी ऐसे क्षेत्र है कि जिसको हम लैब टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, इंडक्टिवली और डिडक्टिवली अच्छे ढंग से जांच नहीं सकते हैं, तो वो थियरी और प्रूव्ड थियरी का जो हिस्सा है, इसमें काफ़ी सालों तक गैप हो सकती है। हाइपोथेसिस का रूपांतरण थियरी में हो गया, लेकिन प्रूव्ड थियरी के स्टेज अभी पहुंचने की है। जैसे ग्रेविटी की थियरी थी। अब ग्रेविटी की थियरी तो सच थी, फिर भी उसको प्रूव्ड थियरी नहीं माना जा सकता था। कब तक? जब तक हमारे यान पृथ्वी की कक्षा लांघ कर बाहर नहीं गए। जिस दिन हमारे यान पृथ्वी की कक्षा लांघ कर बाहर गए, उस दिन सही माने में एक ग्रेविटी की थियरी थी, ये ग्रेविटेशनल थियरी प्रूव्ड थियरी बन गई, क्योंकि उसी के आधार पर हमने गणित बनाए थे सभी। और जब ये यान हमारे एक्चुअल चांद पर उतरे, मंगल पर उतरे, शुक्र पर उतरे, अभी शनि पर उतरे, तब तो ये बार बार प्रूव हो चुकी है, उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है। गति, ग्रेविटेशन, ये सभी नियम उसमें से सिद्ध हो गए। तो ये प्रूव्ड थियरी होना कई चीजों के बारे में एक लंबा समय लेता है, लेकिन एक बार विज्ञान के क्षेत्र में प्रूव्ड थियरी की स्टेज हमने प्राप्त की कि उसके बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, एक भी सवाल आपने पूछा था, आपके सवाल में एक सवाल था, विज्ञान कई सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। ये फिर से हम लोगों का एक बहुत ही ढीला ढाला और 100% झूठा वाक्य है। मैं कम से कम भारत के 50 यूनिवर्सिटीज में गया। शुरुआत के दिनों में बहुत उत्साह से मैं जाता था, क्योंकि मैं खुद एक अध्यापक था और लोगों की ये मान्यता थी कि सबसे विद्वान लोग यूनिवर्सिटीज में होते हैं, उस क्षेत्र के, उस विषय के तज्ञ लोग वहां पर होते हैं। ये 50 यूनिवर्सिटीज में मैंने व्याख्यान दिए, तब व्याख्यान के शुरुआत में मैं डिक्लेयर करता था, भाई मैं आपके सामने 3 घंटे ये विषय रखने वाला। यूनिवर्सिटी में सभी विद्वान लोग होते हैं, आप मेरे सामने ऐसा एक सवाल खड़ा कीजिए कि जिसका जवाब आज का विज्ञान नहीं दे सकता। हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे कई सवाल होते हैं कि जिसका जवाब आज का विज्ञान नहीं दे सकता है। मेरा आग्रह केवल इतना है कि सवाल जो आप पूछेंगे वो सही सवाल चाहिए, मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं चाहिए। फिलॉसफी में मूर्खतापूर्ण सवाल डिफाइंड टर्म है। जैसा कि किसी ने पूछा कि कल जाकर अगर बकरे को अंडा हुआ तो उसका साइज क्या होगा, यह मूर्खतापूर्ण सवाल है। नेचर में बकरे को अगर कुछ हुआ तो वो बच्चा होगा, लेकिन वो बकरे को नहीं होगा, बकरी को होगा, इसलिए असंभव चीज है, तो यह सवाल ही गलत है। ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल छोड़कर बाकी कोई भी सवाल पूछिए जो हमारे जीवन में होता है, घटता है, या फिर हमारे नेचर में घटता है, जिसका जवाब आज के साइंस को मालूम नहीं है। और मेरा अनुभव रहा है इतने दिनों में, 36 सालों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 50 यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, एक भी कोई सही सवाल ऐसा नहीं उठा पाया कि जिसका जवाब आज के विज्ञान ने नहीं दिया है। हाँ, हमारी दिक्कत होती है कि हमारी जानकारी अधूरी होती है। सभी विषयों का ज्ञान हम हर एक व्यक्ति को नहीं हो सकता है, इसलिए शायद उस सवाल का जवाब मुझे एज अ पर्सन कर मालूम नहीं, लेकिन विज्ञान को मालूम होता है। वो ढूंढना होता है, उसकी जानकारी प्राप्त करनी होती है। मेरे जीवन में तो ऐसा कोई व्यक्ति सवाल नहीं पूछ पाया है। फिर आप पूछोगे कि इस मंदिर में ऐसा होता है कि वहाँ पर शराब पी जाती है, वो शराब कहाँ गायब होती है, तो ये तो सब फालतू के सवाल है, ये कोई भी जांच सकता है। ऐसे कोई चमत्कार किसी मंदिर में नहीं होते, कहीं नहीं होते हैं। हम जांचने में अधूरे रह जाते हैं, जांच नहीं सकते हैं लोगों की धार्मिक भावनाओं के कारण, वगैरह वगैरह। इस कारण ये सभी अंधविश्वास चलते रहते हैं। भाई किसी भगवान की मूर्त से आँख में से पानी कैसे आ गया, इन भी सवालों का जवाब ढूंढा जा सकता है। अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, उसके पीछे के अलग अलग कारण होते हैं। जो भगवान रोएगा वो भगवान पानी भी पिएगा,
क्योंकि उसके आंखों से पानी आएगा तो पानी पिएगा ना, तो पानी कब पीता है। कई सवाल उसमें खड़े किए जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। जांचेंगे तो इन सब सवालों के जवाब हमको मिलते हैं, मिलने चाहिए, मिलना कंपलसरी है, लेकिन हम ढूंढने में अधूरे हो जाते हैं, पूरी तरह से ढूंढ नहीं पाते, इतना ही होते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी आज के ज़माने में सवाल नहीं है कि जिसका जवाब आज का विज्ञान नहीं दे सकता है। तो आपने जो बातें उठाई वो सवाल ही आपके गलत थे। विज्ञान ये केवल एक मेथड है सच जानने की, ये नेचर में जो कुछ है उसके सच ढूंढने की मेथड है, और जो सच हमें मिलता है वो प्रूव्ड थियोरी के फॉर्म में मिलता है। ये बात को आप समझ ले तो शायद सही माने में आप विज्ञान को समझेंगे। और फिर से मैं दोहराऊंगा कि मैं किसी बात पर विश्वास नहीं रखता हूँ, केवल सच पर विश्वास रखता हूँ, झूठ को मैं स्वीकारता नहीं हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।